Hey guys, what's up? As you can see in the heading over here, that I'm going to talk about some specific things which are very important for your last minute revision of SCM. Last minute revision means not the minute before the exam hall, but the day before the exam. So I'm trying to help you as much as I can with all the relevant questions that are coming from several students to me via different modes. So I'm always trying to make a generalized answer for all such queries. So here I am going to address you with some very specific things. जैसे कि स्टूडेंट्स ने हमेशा पूछा है कि सर ये राइटिंग कैसे करना है, अपने कॉस्टिंग का जो इतना थ्योरी बेस्ड हो गया है तो उसका राइटिंग कैसे करना है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा अबाउट कॉमन राइटिंग पैटर्न, कि कुछ कॉमन मिल जाए, इस तरह से कोई स्ट्रक्चर मिल जाए जिसको हम फॉलो करके अगर हर आंसर को लिख पाएँ तो हमें बहुत हेल्प होगा। सम स्टूडेंट्स हैव बीन वेरी क्यूरियस अबाउट सर व्हाट अबाउट दैट स्किल असेसमेंट वर्ब्स, जिसके ऊपर इंस्टीट्यूट एम्फेसिस करता है बहुत बार। जैसे लास्ट में वो कैपिटल में लिखा रहता है ना एनालाइज, लास्ट में लिखा रहता है सर रेकमेंड, इवैल्यूएट, वो सब का मीनिंग क्या है, क्या उसके ऊपर कोई एम्फेसिस है। तो वी विल टॉक अबाउट दो स्किल असेसमेंट वर्ब्स आल्सो इन दिस वीडियो। एंड द थर्ड इज how to revise the day before. This we will also talk, and of course this will going to be a very specific discussion, so please watch the full video properly. You will obviously have a lot of things which will help you in exam. तो पहला हम लोग बात करें कॉमन राइटिंग पैटर्न। हालांकि ऐसा कुछ कॉमन राइटिंग पैटर्न बोल के इंस्टीट्यूट ने नहीं दिया हुआ है, बट फिर भी मैंने इतना जो क्वेश्चंस आप लोग को कराया, इतनी बार कराया है, सिंस हमारा जो नज़र होता है सिलेबस के ऊपर वो पूरा सैटेलाइट व्यू वाला होता है, मतलब हम ऊपर से पूरा सिलेबस को एक तरफ देख पाते हैं, बट आपका जो नज़र होता है वो जनरली इंडिविजुअल व्यू होता है। जैसे कि आपको एक चैप्टर को एक साथ देखते हो मैक्सिमम, या फिर एक बार में एक कॉन्सेप्ट को ही देख रहे होते हो। सो हमारा जब व्यू होता है ना, हम पूरे सिलेबस को देख लेते हैं एक साथ, और इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं ना सिलेबस के, सबको कॉमन वे में निचोड़ कर एक कॉमन राइटिंग पैटर्न कुछ मिला है। आप इसको फॉलो करके देखिएगा। when you revise you will be noticing this, and you can of course use it in writing the exam. so मैंने क्या किया, आपके सिलेबस को फॉर राइटिंग पैटर्न 3 पार्ट में तोड़ दिया। एक पार्ट तोड़ा मैंने डिसीजन मेकिंग सेक्शन, जिसमें मेरे नज़र में क्या क्या चैप्टर आते हैं, रेलेवेंट कॉस्टिंग, मेक और बाय, की फैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टिंग, एनी अदर ऑफर्स, कुछ भी अदर एरियाज ऑफ डिसीजन मेकिंग। सेकेंड मैंने तोड़ा परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, जिसमें डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन मॉडल्स आ जाते हैं। थर्ड मैंने तोड़ दिया एनी अदर टेक्निक्स और मॉडल्स, जैसे कि कोई 6 सिग्मा पे क्वेश्चन आ गया, TPM पे आ गया, 5S, फीडबैक कंट्रोल, पार्टिसिपेटिव बजट, OE, BPR, वैल्यू चेन, लाइफ साइकिल, TOC एक्सेट्रा। ऐसा कोई भी चीज़ पे अगर कोई क्वेश्चन बन के आ जाए तो उसको कैसे हैंडल करना है, राइट। सो 3 पार्ट है। पहला पार्ट हम डिसीजन मेकिंग सेक्शन में आते हैं। ऐसा देखा गया डिसीजन मेकिंग सेक्शन का जो आंसर्स का राइटिंग पैटर्न है उसमें 2 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण होता है। एक होता है फाइनेंशियल इम्पैक्ट बताओ, विच इज़ द कैलकुलेशन दैट यू यूजुअली डू, राइट, एंड अनदर इज़ नॉन फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी बताओ, विच वी टॉक अबाउट एज फिजिबिलिटी ऑफ डूइंग द ऑफर और फिजिबिलिटी ऑफ टेकिंग द डिसीजन, सूटेबिलिटी. So non-financial impact can be something qualitative, non-monetary aspect, which we have always discussed in several decision-making questions, right? So उसके बारे में भी लिखो। अब इसके क्वेश्चंस में जनरली ये देखा गया, डिसीजन मेकिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें वर्ब्स जो लास्ट में रहता है ना रिक्वायर्ड में, कि क्या क्या करने बोल रहा है, जैसे व्हाट विल बी दिस, वैसे वर्ब व्हाट अब नहीं आता है। अब क्या क्या वर्ब होता है वो है जैसे एडवाइज, इवैल्यूएट, रेकमेंड। इन जनरल डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस में आपको 3 वर्ब मिलेंगे, क्या क्या, एडवाइज, इवैल्यूएट और रेकमेंड। और मैंने बहुत सिंपलिस्टिकली आपको यहाँ पे बताया है। आप इस डॉक्यूमेंट को रीड भी कर सकते हैं मेरे साथ साथ, या फिर मेरे को भी ध्यान से सुने तो समझ में आ जाएगा। एडवाइज का मतलब क्या है, एडवाइस का मतलब है 1 और मोर चॉइसेस आप ला के छोड़ दो मैनेजमेंट के ऊपर, और आप मैनेजमेंट को डिसीजन लेने दो, आप कंप्लीट डिसीजन मत दो। When we say advice, you can leave open ended answers, एज इन ये भी कर सकते हो वो भी कर सकते हो। जैसे हम भी किसी के पास एडवाइस लेने जाते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि एडवाइज़र हमेशा एक ही रास्ता बताता है, एडवाइज़र हमेशा 2-3 रास्ता बता देता है और आप चुन लो फिर आपको कौन सा बेहतर लगता है,
देखो ये सब जो जनरल बातें हैं यहाँ पे मैं जो बताऊंगा वो सब जनरल बातें, हो सकता है आपका क्वेश्चन कभी कभी ऐसा बन के आ गया एग्जाम में जिसमें 2-3 रास्ता निकल ही नहीं रहा है, तो आपको जो निकल रहा है वही बोलना है। ठीक है, जैसे कोई भी कभी होता है ना, कोई एडवाइज़र आपको एक ही चीज़ बता रहा है कि देखो तेरा सिचुएशन में तो भैया यही पॉसिबल है और कोई पॉसिबल नहीं है, तो जो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं वो आपको जनरेट करके छोड़ के आनी है। एज अ कंसल्टेंट आप अपने आप को सोचेंगे और सोचेंगे कि कंपनी आपके पास आके एडवाइस लेना चाह रहा है, तो एज एन एडवाइज़र यू शुड ऑलवेज ट्राई टू गिव देम मल्टीपल ऑप्शन एंड लीव देम टू डिसाइड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. So this is in general advice. The second is evaluate. When we say evaluate, evaluate means you are evaluating one of the option or the options that are already created in the question. जो क्वेश्चन में क्रिएटेड है बस उसी के ऊपर आप बात करें, उसी को हम बोलते हैं इवेल्युएट करना क्रिएटेड ऑप्शन को. और बट उसका हमेशा दोनों एस्पेक्ट बताओगे, यानी पॉजिटिव एस्पेक्ट भी, नेगेटिव एस्पेक्ट भी, फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी, नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी. करे तो क्या होगा, ना करे तो क्या होगा, हमेशा दोनों एस्पेक्ट बताओगे. ऐसा नहीं कि सिर्फ वन साइडेड बता दिया. कुछ करते वक्त हमको क्या अदर चीज़ को भी ध्यान रखना है कि बिकॉज ऑफ दिस रीजंस इट माइट बी अनप्रॉफिटेबल ऑल्सो, बिकॉज और अगर अभी अनप्रॉफिटेबल दिख रहा है फाइनेंशियली तो बिकॉज ऑफ दिस रीजंस ये लॉन्ग टर्म में जाके प्रॉफिटेबल भी हो सकता है. तो दैट इज इवेल्युएट. द थर्ड इज रिकमेंड. रिकमेंड में हम लोग क्या करते हैं, वी ट्राई टू क्रिएट मल्टीपल ऑप्शंस. क्वेश्चन माइट नॉट हैव गिवन डिफरेंट ऑप्शंस बट वी ट्राई टू क्रिएट, कि आप ये भी कर सकते हो, आप वो भी कर सकते हो, आप ऐसा भी कर सकते हो. सो आप जितना ऑप्शन हो सकता है अपना मन से सोचो. अब ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत सारा ही सोचना है, आप 2 या 3 ऑप्शन सोच लो. नहीं क्लिक कर रहा है तो जो है उसी के बारे में बात करो. बट एक्चुअली रिकमेंड वर्ब का मतलब होता है कि वी शुड गिव देम 2-3 ऑप्शंस एंड ऑल्सो वी शुड इवेल्युएट ईच ऑफ द ऑप्शन एंड देन वी शुड रिकमेंड ऑल्सो विच ऑफ दिस इज बेटर. आइडियली रिकमेंडेशन मीन्स you need to give 2-3 options and then evaluate each of the option and then recommend which is the best. Okay, सो रिकमेंडेशन कभी कभी ऐसा डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन में हम लोग कई बार करते हैं, जैसे कि एक कंपनी है, उसका कैपेसिटी मान लीजिए खाली पड़ा हुआ है, तो उसको क्या करना चाहिए फॉर एग्जांपल. तो उसके पास ऑप्शन 1 आप अपने आप बता सकते हो, आइडल कैपेसिटी को भाड़ा लगा सकता है. ऑप्शन नंबर 2 वो अपना आइडल कैपेसिटी पे अपना एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एक्सपैंड कर सकता है. वो अपना आइडल कैपेसिटी पे मेक और बाय का इवेल्युएशन करके अपना रॉ मटेरियल को मेक कर सकता है, या फिर वो कोई नया प्रोडक्ट चालू कर सकता है. ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस बनते हैं. वो मल्टीपल ऑप्शन कई बार क्वेश्चन में जिक्र किए हुए होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. आप उसी को क्लियरली पुटअप करते हो, फिर एक एक को इवेल्युएट करके जब रिकमेंड करते हो तो अल्टीमेटली एक आउटकम आना चाहिए कि एंड में हमें क्या करना है. ठीक है, सो यू हैव टू अल्टीमेटली कंक्लूड इन रिकमेंडेशन. सो डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन में आप एक बेसिक बात याद रखो कि राइटिंग पैटर्न जब भी होगा आंसर का, उसमें आप हमेशा फाइनेंशियल के साथ साथ नॉन फाइनेंशियल भी बताओगे. पॉजिटिव आया तो कुछ नेगेटिव बात भी करोगे, नेगेटिव आया तो कुछ पॉजिटिव बात भी करोगे. बेसिकली आप ऐसे बोल सकते हो, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की भी बात कर सकते हो. आपकी शॉर्ट टर्म में ये हो सकता है और कोई लॉन्ग टर्म में जाके वो हो सकता है, या शॉर्ट टर्म में नुकसान है, लॉन्ग टर्म में फ़ायदा है, शॉर्ट टर्म में फ़ायदा है बट लॉन्ग टर्म में नुकसान है. कोई एथिकल ग्राउंड्स पे बात कर सकते हो. बहुत सारा फैक्टर्स होता है जो क्वेश्चंस में आपको दिख जाएगा. सेकेंड नंबर आ रहा है परफॉर्मेंस इवेल्युएशन रिलेटेड चैप्टर्स के ऊपर. जब हम एनालिसिस करते हैं कि उसमें कुछ कॉमननेस निकलता है क्या, यस निकलता है. जैसे कोई पर्टिकुलर मॉडल के बारे में आप बात करें, फॉर एग्जांपल परफॉर्मेंस इवेल्युएशन मॉडल चैप्टर आपको याद हो, उसमें बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल है, परफॉर्मेंस पिरामिड मॉडल है, बैलेंस स्कोर कार्ड मॉडल है. फिर डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग में अगर आप बात करो तो उसमें ROI है, RI है, सेंट्रलाइज सिस्टम है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है. तो हर एक का मॉडल होता है. बेसिकली दिस इज वी कॉल एज मॉडल. मैं इसी को मॉडल बोल रहा हूँ कि एक मॉडल है, राइट. जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आते हैं तो प्लानिंग वेरिएंस, ऑपरेशनल वेरिएंस के साथ वेरिएंस एनालिसिस होता है, और एक प्लानिंग ऑपरेशनल वेरिएंस के बिना भी वेरिएंस एनालिसिस होता है. सो नया सिस्टम प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस जो आपको सिखाया जाता है उसका वो एक मॉडल है, तो उस मॉडल का पहले डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा देना पड़ता है. फिर सेकेंड नंबर होता है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करने के लिए आपको कुछ नंबर्स चाहिए जिससे आप कंपेयर करोगे टारगेट क्या था, एक्चुअल क्या था. उस नंबर को मैंने यहाँ पे लिख दिया KPIs. KPIs कैसे फुल फॉर्म आपको पता ही है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर. तो KPIs इज बेसिकली कंपैरिजन ऑफ सम नंबर्स. हियर यू आर गोइंग टू हैव सम नंबर्स विच यू आर गोइंग टू कंपेयर. दिस नंबर्स कैन बी डायरेक्टली गिवन इन द क्वेश्चन इन सम केसेस, and in some cases you may have to derive it by your own. Sometimes this number is in absolute value, sometimes this is in some percentage form. It can be profit or it can be profit percentage. It can be number of customers or it can be customer satisfaction ratio. So it depend करता है सिचुएशन पे कि क्या चीज़ को लेके कंपेयर करना है. कभी जैसे अगर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है तो इट कैन बी मटीरियल प्राइस वेरिएंस ऑल्सो, राइट. इट कैन बी मटीरियल यूसेज वेरिएंस, इट कैन बी मार्केट ग्रोथ वेरिएंस और मार्केट
और शेयर वेरिएंस। तो ऐसा आपका कोई भी नंबर हो सकता है। केपीआई माने बेसिकली क्या है, नंबर्स जो आपको एज पर द एप्लीकेबल मॉडल डिराइव करने क्वेश्चन से, या तो डायरेक्ट दिया तो उठा लो, डायरेक्टली नहीं दिया तो खुद कैलकुलेट करो और फिर उसको कंपेयर करो कि वो एडवर्स हुआ कि फेवरेबल हुआ। कंपेयर करो विथ व्हाट, कभी बोलेगा एक्चुअल वर्सेस बजट कंपेयर होगा, एक्चुअल वर्सेस टारगेट में कंपैरिजन होगा, या फिर आवर्स वर्सेस अदर्स कंपैरिजन होगा कि दूसरों के साथ हम लोगों का कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है। आवर्स वर्सेस अदर्स भी हो सकता है, राइट। तो केपीआई में हमेशा कंपैरिजन का खेल है। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, कंपेयर करके जनरली हम लोग छोड़ देते हैं, हम लोग कंपेयर करके छोड़ देते हैं बहुत बार। आपको एक्स्ट्रा एक आगे जाना है, तो एक्स्ट्रा ये कि उसका कॉज पता करना है, कारण कि रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ दिस एडवर्स और फेवरेबल सिचुएशन, एंड इफ़ पॉसिबल ट्राई टू लिंक इट विथ अदर केपीआईज इफ़ इट इज़ एप्लीकेबल। जैसे एमपीवी का लिंक एमयूवी से करिए, जैसे कस्टमर सेटिस्फैक्शन का लिंक कोई प्रोसेस में चेंजेस लाया गया तो उससे करिए। सो यू हैव टू ऑलवेज इंटरलिंक विथ अदर केपीआईज। ये आपको हमेशा याद रखना है कि कहीं पे मैं जो आंसर लिख रहा हूँ क्या किसी और पैरामीटर से कनेक्ट हो रहा है। अब होता है कई बार कि आप पॉइंट नंबर 1 में जब लिखे तो उसमें इंटरलिंक नहीं समझ में आया, बट 2 नंबर में गए तो 2 को 1 से इंटरकनेक्ट कर दिया, वो भी चलेगा, बट कहीं ना कहीं इंटरकनेक्शन के बारे में बात जरूर करिए। ऐसे क्वेश्चंस में यूजुअली मैंने देखा ज़्यादातर इंस्टीट्यूट एनालाइज वाला टर्म यूज़ करता है। एनालाइज इज़ बेसिकली यू कैन से सीरीज़ ऑफ इवैल्यूएशन, सीरीज़ ऑफ रिकमेंडेशन। जब आप बहुत सारा इवैल्यूएशन और रिकमेंडेशन एक साथ कर रहे हो तो एनालिसिस बन जाता है। तो एनालिसिस क्या है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पहले देना पड़ेगा इसमें करंट सिनेरियो के ऊपर, फिर उसका कॉज भी बताना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है, अभी ऐसा ऐसा कारण क्या है इसका कि इसलिए शायद ऐसा हो रहा होगा। फिर इंटरलिंक करना पड़ेगा आपको कि इस कारण का दूसरा कोई कारण से कनेक्शन है क्या, एंड अल्टीमेटली उन सब का इम्पैक्ट क्या आ रहा है। तो एनालिसिस में हम लोग अल्टीमेटली आप देखिए कोई सॉल्यूशन नहीं दे रहे हैं, हम लोग बस बोल रहे हैं ये आपके यहाँ हो रहा है, इसका होने का कारण ये है, और फिर कारण के बाद इस कारण का दूसरा कनेक्शन किसी और कारण से भी है, कनेक्शन बताओ, इंटरलिंक बताओ, और फिर उस अल्टीमेटली उन सब का नतीजा क्या हो रहा है, वो फेवरेबल है कि एडवर्स है, वो भी आप बता सकते हो। एनालिसिस में यू आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग द सिनेरियो। Okay, analysis is not about evaluating and giving one particular option as a recommendation. Analysis is about evaluating the entire scenario. Okay, evaluating the scenario, the full happening, what is going on, how was the month of this company, how was the year of this department, something like that. That is called as analysis. So when you are analyzing, just keep this in mind that you have to talk about current scenario and why it is happening, and is there any cross connection of the causes of different kind of causes. So all those you have to note over here. The third is any other techniques or models, any other techniques or model, like say they have asked you question on write about some Six Sigma or DMAIC or DMADV, or they have asked you to write about JIT system, something, anything they can write, ask you to write about specifically in connection with a story or maybe a straightforward question as well. Okay, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड उम्मीद कम करो, बट कनेक्शन विद स्टोरी आप उम्मीद करो। तो उसके आंसर का भी पैटर्न है। पैटर्न क्या है कि एक हमेशा पहले स्मॉल डिस्क्रिप्शन दो। वो स्मॉल डिस्क्रिप्शन अगेन मन से मत दो, उसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं। उस स्मॉल डिस्क्रिप्शन के हमेशा याद रखना कुछ ना कुछ कीवर्ड्स होते हैं। जैसे BPR होता है ना, तो उसका कीवर्ड होता है फंडामेंटल रीथिंकिंग, रेडिकल रीडिज़ाइन, ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट, ऐसे कीवर्ड होते हैं। जैसे TQM होता है तो उसका अपना एक कीवर्ड होता है, जैसे कि जीरो डिफेक्ट, वहाँ पे बोलना ही पड़ेगा। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, वहाँ पे बोलना ही पड़ेगा। अगर आप वो सब टर्मिनोलॉजीज यूज़ नहीं कर रहे तो हम आपको मार्क्स नहीं देंगे। लीन प्रोडक्शन के बारे में लिखना है तो उसमें बोलना पड़ेगा आपको कि हम लोग यहाँ पे वेस्ट मिनिमाइजेशन एंड प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। अब आप मन से कुछ भी लिख दोगे तो हम नहीं स्वीकारेंगे। तो वो स्मॉल डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स चाहिए। फिर उसके बाद उस कॉन्सेप्ट का कभी कभी इंपॉर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग दिया होता है। जैसे लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में आप जाओगे, उसका इंपॉर्टेंस अलग दिया हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक अलग दिया हुआ है, बेनिफिट्स अलग दिया हुआ है। हम लोग का सब खिचड़ी हो जाता है, हम लोग सब मिला के एक ही समझ लेते हैं और सब में एक ही आंसर फेंक के आते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको थोड़ा सा बस इस पर एफर्ट डालना है कि इंपॉर्टेंस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बेनिफिट्स क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। सेग्रीगेट एवरीथिंग एंड देन स्टडी। यू विल नॉट फाइंड द सेम कॉमन पॉइंट्स इन ईच एंड एवरी हेडिंग। सो जहाँ जहाँ है जो है उसको ठीक से सेग्रीगेट करके ध्यान दे के पढ़ेंगे आप, और उसके बारे में 2-2 लाइनें लिखेंगे, नॉट नेसेसरली आपको सारा लिखना है।
फिर स्टेजेस फॉर इम्प्लीमेंटेशन, जैसे अब कोई बीपीआर पे क्वेश्चन आया, तो बीपीआर पे क्वेश्चन आया तो बस ये बीपीआर कंपनी को करना चाहिए आपने बोल दिया, बट कैसे करेगा वो स्टेजेस बताओ, उसका कुछ तरीका बताओ कि पहले वो अपने सारे एग्जिस्टिंग प्रोसेस को मल्टीपल टास्क में तोड़ेगा और फिर आइडेंटिफाई करेगा कौन सा वैल्यू एडिंग है, कौन सा नॉन वैल्यू एडिंग है, तो नॉन वैल्यू एडिंग को हटाएगा, वैल्यू एडिंग को रखेगा। ये है स्टेजेस फॉर इम्प्लीमेंटेशन। ऐसे करके हर एक चीज़ का अपना स्टेजेस फॉर इम्प्लीमेंटेशन होता है कि वो कैसे इम्प्लीमेंट करेगा। मे भी हो सकता है किसी में स्टेज ना मिले, हो सकता है 2 लाइन ही लिख दो कि इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए ये करना पड़ेगा, ठीक है। एक टीम होना, जैसे टारगेट कॉस्टिंग को इम्प्लीमेंट करने का बात करें तो बोलना पड़ेगा एक टारगेट कॉस्टिंग टीम होना चाहिए जो डेडिकेटेडली उस पर्टिकुलर डिज़ाइन पर काम करेगा और उसका कॉस्ट रिडक्शन करने के लिए इंगेज रहेगा। तो ऐसा आप एक लाइन लिखोगे तो समझ में आएगा आप इम्प्लीमेंटेशन भी करा रहे हो। नेक्स्ट, इम्प्लीमेंटेशन करने के साथ साथ आपको कॉस्ट और बेनिफिट का भी बात करना पड़ेगा। वो कॉस्ट कभी कभी कैलकुलेशन से क्वेश्चन करने बोल देगा, बेनिफिट कैलकुलेशन से क्वेश्चन करने बोल देगा, तो बहुत अच्छी बात। और कैलकुलेशन से नहीं करने बोला कॉस्ट एंड बेनिफिट, तो आपको क्या करना है, अपना मन से ही लिख देना है कि ये करने जाएंगे तो कॉस्ट एक्स्ट्रा लगेगा, बट उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म में कॉस्ट को सरपास कर जाएगा। ऐसा एक लाइन जरूर लिखना चाहिए कि कॉस्ट और बेनिफिट, जैसे टीक्यूएम प्रोग्राम में कंपनी सोच रहा है इंप्लीमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो करेंट सिनेरियो में हो सकता है कॉस्ट ज़्यादा लगे टीक्यूएम इम्प्लीमेंटेशन के लिए, बट लॉन्ग टर्म में क्वालिटी इंप्रूव होगा तो कंपनी का गुडविल बढ़ेगा, कस्टमर लॉयल्टी बढ़ेगा, तो करना चाहिए। ऐसे कॉस्ट बेनिफिट के बारे में आपको 1-2 लाइन लिख कर जरूर आना चाहिए। कंपनी है जो कॉस्ट सेंटर मॉडल पे चल रहा है, वो बोल रहा है मेरे को प्रॉफिट सेंटर मॉडल में कन्वर्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो उसका कॉस्ट क्या है, उसका बेनिफिट क्या है, वो भी एक पेन पॉइंट बताना है और उसका बेनिफिट बताना है। एंड लास्टली, ऑफ कोर्स, whenever you are writing, don't just write straightforward things what you have studied or you could recall. You will always link your answer. देखो, फॉर इंस्टेंस ऐसे करके लिखना होगा। फॉर इंस्टेंस इन केस ऑफ दिस कंपनी, जिसका हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, जिसका हम आंसर लिख रहे हैं, फॉर इंस्टेंस इन केस ऑफ दिस डिपार्टमेंट ये ऐसा ऐसा कर सकता है, फॉर इंस्टेंस इन केस ऑफ दिस बैंक, ऐसा करके आप इंस्टेंसेस हाईलाइट करते रहेंगे फ्रॉम द करंट सिनेरियो, तभी आपका आंसर परफेक्ट बनेगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके देखना कौन सा चीज़ कहाँ पे भिड़ रहा है। एग्ज़ाम में एग्जामिनर ये नहीं चेक करेगा कि एग्जैक्टली आपका जहाँ से कनेक्शन होना चाहिए वहीं से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो सकता है आपने जो कनेक्शन बढ़ाया वो ऐसा जगह बढ़ा दिया और लॉजिकली उसको एक्सप्लेन भी किया है, ठीक ही लग रहा है आपका लॉजिक, तो एग्जामिनर के पास जो आंसर है उसमें कोई और तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है उसके पास, तो वो मार्क्स देगा। इसमें ये पक्का पता है मुझे कि सजेस्टेड आंसर में इंस्टीट्यूट ने खुद क्लियर किया है कि इवन इफ स्टूडेंट्स आर राइटिंग ऑल्टरनेटिवली बट एक्सप्लेनिंग लॉजिकली, दे विल बी गिवन फुल मार्क्स। तो आपको मैं पैटर्न समझा रहा हूँ। अब इस तरह के क्वेश्चंस में कई बार आप देखेंगे ये सब तरह का वर्ब्स यूज़ होता है। क्या, लिस्ट करो। लिस्ट करो मतलब जस्ट नाम लिख दो, कुछ नहीं। स्टेट मतलब नाम लिख दो। स्टेट और लिस्ट एक जैसा ही होता है, बट स्टेट में थोड़ा सा हम लोग कभी कभी कहाँ नाम अगर क्लियर नहीं है तो बोलते हैं 1 लाइन का डिस्क्रिप्शन दे दो, बट वो 1 लाइन का ही होगा और ज़्यादा नहीं होगा। लिस्ट और स्टेट ऑलमोस्ट एक जैसा ही होता है। इलस्ट्रेट करने बोल रहा है मतलब एक एग्जाम्पल अपना मन से बना के बताओ तो किसको क्या फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। जैसे इलस्ट्रेट पोर्टर्स 5 फोर्सेस, तो आपको हर एक में एक एग्जाम्पल डालना पड़ेगा। आप खाली ऐसे नहीं कि पोर्टर 5 फोर्सेस का नाम लिख दिया। लिस्ट डाउन पोर्टर्स 5 फोर्सेस, तो खाली नाम लिख के आ जाइए। स्टेट पोर्टर्स 5 फोर्सेस में भी आप नाम लिख के आ सकते हैं। सी अकॉर्डिंग टू मार्क्स हाउ मच यू कैन राइट, 1 लाइन में लिख सकते हो तो लिख दो, नहीं तो स्टेट में भी लिखने का दरकार नहीं होता। इलस्ट्रेट मतलब अब उसके साथ साथ एग्जाम्पल भी लिखना पड़ेगा। देन डिस्क्राइब आ गया। डिस्क्राइब मतलब करेंट सिनेरियो क्वेश्चन में होगा कुछ, उस सिनेरियो को कनेक्ट करते हुए अपना आंसर को डिफाइन करके। लिस्ट जो बनाया ना, जैसे लिस्ट का ही पूरा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन को हम लोग डिस्क्राइब बोलते हैं। पहले लिस्ट जो बनाया उसी का वो एक एक करके पूरा डिटेल में डिस्क्राइब करो उसको, और उसमें करंट सिनेरियो जो क्वेश्चन में दिया हुआ उसको कनेक्ट करो। डिस्कस मतलब क्या होता है पता है? डिस्कस मतलब होता है कोई समस्या है, एक इशू होना चाहिए, उस इशू का 2 कॉन्ट्राडिक्टरी सोल्यूशन होना चाहिए। ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। अब दोनों पे डिस्कस होगा, अगर ये किया तो क्या होगा, ये किया तो क्या होगा, और फिर दोनों का निचोड़ निकालकर एक रिकमेंडेशन आना चाहिए, आउटकम आना चाहिए कि क्या करना है अल्टीमेटली। डिस्कशन में हमेशा यूजुअली हम लोग बोलते हैं कि देयर शुड बी 2 कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियंस एंड देन वी शुड डिस्कस ऑन ईच ऑफ द pros and cons of 2 situations, and ultimately we should come out with one particular scenario. Maybe a question is asking that a company is thinking to implement JIT system against its current system. Question में ऐसा पूछ रहा है आपको, क्या company is trying to implement a value shop model for its service industry, for its service organization, ऐसा करके आपसे पूछ रहा है, तो उसका आपको 2 सिनेरियो बनाना पड़ेगा कि अगर नहीं करे तो क्या होगा, करे तो क्या होगा, और फिर दोनों में से डिटेल निकाल कर सबका अल्टीमेटली एक आउटकम बताना होगा कि वैल्यू शॉप मॉडल उसके लिए यहाँ पे
जस्टिफाइड है कि नहीं है। तो आउटकम होना जरूरी, कॉन्ट्राडिक्टरी सिनेरियो होना जरूरी है। देखिए मैं ये जो होता है वो बता रहा हूँ, बट हो सकता है आपके एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन है उसमें कई बार कोई दो सिनेरियो दिख ही नहीं रहा, आपको नहीं दिख रहा तो जो दिख रहा उसी पे करना। आपको बस डिस्कस करना है, मतलब थोड़ा और इलेबोरेटिवली बात करना है, एक आउटकम निकाल के छोड़ना है, ठीक है। तो क्वेश्चन स्पेसिफिक, सिनेरियो स्पेसिफिक, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो मैं यहाँ वर्ब का मीनिंग डिस्क्राइब कर रहा हूँ वो लागू नहीं। एक्सप्लेन का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग पढ़ाते हैं ना तो एक्सप्लेन करते हैं कि हम लोग पहले एक टेक्निकल जार्गन लिखते हैं, उसके हिसाब से उसका डेफिनेशन लिख देते हैं और फिर उसके बाद उसको अलग से सेंटेंस लिखाकर सिंप्लीफाई करते हैं। तो व्हेन इट इज़ आस्क्ड अबाउट एक्सप्लेनेशन, फर्स्ट यू हैव टू राइट द टेक्निकल मीनिंग, then you have to simplify those meaning by writing another sentence. First write a sentence which is very technical, second explain that sentence to simplify the previous sentence. That is about explanation. Explanation means पहले technical बात लिखोगे फिर उसको explain करके simplify करते हुए चलोगे। So I hope this discussion is helpful for you to understand what will be the pattern। आप इस वीडियो को एक बार और सुन लेंगे तो और आपको clarity आ जाएगा। नेक्स्ट important discussion है कि revision pattern क्या होना चाहिए सर for the day before। Yes, see, keeping in mind the changing pattern of your CNU syllabus, you have to understand that you cannot study the way you have been planning to do. You have to first focus on what is most important. As you know that the theory based questions are more like, I will say 40 to 50% would be theory based, rest 50% would be practical based. Even practical will be backed by some kind of theory stuff as well. So for that, what is most important for your revision is of course the theory. So start from theory whenever say you are revising the entire stuff। से आज आपने एग्ज़ाम दे के आप रिटर्न किए हैं और अब आज शाम का टाइम मिलता है आपको, फिर कल पूरा दिन मिलता है, परसों भी हाफ डे मिलता है जिससे कि आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। सो पहले आकर क्या करना चाहिए आपको, हमेशा पहले आकर थ्योरी लेके बैठ जाना चाहिए कि मेरे को वही करना है क्योंकि वही सबसे ज़्यादा आने वाला है, ठीक है। वो स्किप हो जाएगा तो फिर मैं कुछ लिख ही नहीं पाऊंगा, हाथ ही बन जाएंगे, कीवर्ड्स याद ही नहीं रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, स्टार्ट फ्रॉम थ्योरी, मेक श्योर यू रिमेंबर द पॉइंट्स। ऐसा नहीं कि बस मोटा मोटा याद है सर, मोटा मोटा याद होने से आंसर की क्वालिटी नहीं आएगी। कीवर्ड्स और पॉइंट्स आपको याद रहना चाहिए। अब जैसे कि क्या क्या याद रहना चाहिए सर, कुछ समझाइए। तो मैंने कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल्स लिखे अभी कि क्या क्या याद रहना चाहिए। जैसे 8 पिलर्स ऑफ TPM आपको याद है कि नहीं है, ठीक है। 8 पिलर्स ऑफ TPM में आपको याद है कि नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से TQM वर्सेस TPM आपको याद है कि नहीं है। 5S आपको याद है कि नहीं है JIT का। 7 टाइप्स ऑफ वेस्ट आपको याद है कि नहीं है। कॉस्ट एंड प्राइस कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है PLC में, अलग अलग स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल में जाता है तो कॉस्ट और प्राइस कैसे मूव करता है वो आपको याद है कि नहीं है। ऐसे नहीं कि हम बना लेगा मतलब कमज़ोर है, आपको ये सोचना है मुझे याद है कि नहीं है, ठीक है। देन बिल्डिंग ब्लॉक्स का ब्लॉक्स याद है कि नहीं है। की चैलेंजेस इन परफॉर्मेंस एवोल्यूशन ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर्स आपको याद है कि नहीं है। बैलेंस स्कोर कार्ड का 4 पर्सपेक्टिव याद है कि नहीं है। CSF का सोर्सेज क्या होता है वो आपको याद है कि नहीं है। JIT के प्रिंसिपल्स कितने होते हैं वो आपको याद है कि नहीं है। DMA AC DMA DV का डिफरेंस आपको याद है कि नहीं। एक एक का D फॉर खाली फुल फॉर्म नहीं याद करना है, एक एक का डिफाइन में मतलब क्या होता है, मेजर का मतलब क्या होता है, एनालाइज का मतलब क्या होता है वो मतलब याद है कि नहीं है। ABM का फीचर्स याद है कि नहीं। एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट, मेंटेनेंस का टाइप, फीडबैक फीड फॉरवर्ड का खाली मतलब पता होने से नहीं होगा, उसका गाइडलाइंस होता है इम्प्लीमेंटेशन का, वो आपको याद है कि नहीं है। पार्टिसिपेटिव बजट, इम्पोज बजट क्या होता है, उसमें उसका इम्प्लीमेंट करने से उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है वो आपको याद है कि नहीं है। सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज सिस्टम का एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आपको ठीक से याद है कि नहीं है। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ठीक है। यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेस इसका क्या हो सकता है इम्प्लीमेंटेशन का वो आपको याद है कि नहीं है। ROI वर्सेस RI का आपको ठीक से कंपैरिजन आता है कि नहीं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रेसिडुअल इनकम। टेक्निक्स फॉर एलोकेशन ऑफ एनवायरमेंटल कॉस्ट, खाली नाम याद करने से नहीं होगा, एक एक का को अंदर में कैलकुलेशन भी ध्यान है कि नहीं हो कि वो क्या बोलता है। EMA का एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको पता है कि नहीं है। वेरिएंस का सारा फॉर्मूलाज और फॉर्मेट्स आपको रिकॉन्सिलेशन वगैरह करने के लिए याद है कि नहीं है। EFQM एक्सेलेंस मॉडल में एक इनेबलर होते हैं, फिर आपके रिजल्ट्स होते हैं, देन रडार फ्रेमवर्क होता है, देन उसके 8 फंडामेंटल होते हैं, वो याद है कि नहीं है। वैल्यू शॉप मॉडल का डायग्राम याद है कि नहीं है। डायग्राम भी याद है तो एक एक पॉइंट में किस बारे में बात होती है वो याद है कि नहीं। पोर्टर्स 5 फोर्सेस नाम सबको रट लेते हैं बट कब थ्रेट ज़्यादा होता है कब थ्रेट कम होता है ये याद है कि नहीं है। और फिर इंटरनल थ्रेट्स भी होते हैं, जैसे कि एक ट्रांसफर प्राइसिंग में क्वेश्चन आता है कि कैसे आप बताइए
इंटरनली 2 डिवीजन में पोर्टर 5 फोर्सेस के बेसिस पर बार्गेनिंग करवाया जा सकता है। तो इंटरनल भी बहुत सारा कई बार थ्रेट्स होता है और उसके बाद एक्सटर्नल थ्रेट्स तो होता ही है। तो इंटरनल थ्रेट्स कब अराइज करता है, जब डिसेंट्रलाइज सिस्टम में एक ऑर्गेनाइजेशन में 2 डिपार्टमेंट आपस में भी फाइटिंग कर रहे होते हैं एज इफ दे आर एक्सटर्नल पर्सन। तो वो केस आपको याद है कि नहीं है, पहला चीज़ पे ध्यान देना है कि मेरे को ऐसे जम्बल्ड वे में भी कोई पूछ रहा हो, मुझे ये सब क्वेश्चन का आंसर याद है कि नहीं। देखिए मैं कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलीज़ नहीं कर रहा, मैं एक जनरल आइडिया के लिए लिखा कि ये सब ऐसे रैंडमली कोई भी पॉइंट उठा के आपसे मैं पूछूं तो आपको वो पॉइंट उसका याद होना चाहिए, एज वेल एज उस पॉइंट के अंदर का मसाला भी याद होना चाहिए। वो याद है कि नहीं है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट क्या करना है, वंस यू आर थ्रू विद दैट, इट विल टेक अराउंड आई थिंक 15 आवर्स ऑफ स्टडी टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी थ्योरी एंड टू मग इट अप। आपको कोई निमोनिक्स बना के आपको याद रखना है तो आप वैसे याद रख लो, बट यू हैव टू रिमेंबर ऑल दोज। ओके, नेक्स्ट आता है दिव्य जड़ी बूटी बुक। हम लोगों का जैसे आपको मिला हुआ है SCM का, वो दिव्य जड़ी बूटी बुक आपको सॉल्व करना है। दिव्य जड़ी बूटी बुक जिनके पास नहीं है तो ICA के जितने भी क्वेश्चन है, यानी ICA स्टडी मटेरियल के, RTPs के, MTPs के जितने भी क्वेश्चन है वो सब आपको देखने हैं। बुक में भी कैसे करना है, देखो क्वेश्चन एक बार, अभी तक तो मैं मानता हूँ कि आपने ये सब एक बार कर ही लिया होगा, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन देखते ही आपको पूरा उसका स्टोरी याद आ जाएगा कि वो स्टोरी क्या था, और स्टोरी याद आते ही उसके बाद उसका रिक्वायरमेंट को ठीक से पढ़ो। एनालाइज है कि रेकमेंड है कि इवेलुएट है कि डिस्क्राइब है कि लिस्ट है कि स्टेट है, ऐसा कुछ आप ठीक से पढ़ो रिक्वायरमेंट में क्या दिया है। और रिक्वायरमेंट के बाद आप अपने आप सोचो कि इसका की पॉइंट्स क्या होता, और कैलकुलेशन में कोई ट्रिक है क्या, कुछ ट्रिक आपका मार्क किया हुआ होगा, वो ट्रिक को रिकॉल करो। और कैलकुलेशन करना नहीं है अब करने का समय गया, प्रोसेस याद करो कि अच्छा पहले मैं इसको इससे कर दूंगा और इसमें ये कैलकुलेशन का एक ट्रिक है, वो ट्रिक आपका मार्क किया हुआ होगा, वो ट्रिक को रिकॉल करो कैलकुलेशन पर्सपेक्टिव से। सेकंड नंबर आप क्या करोगे, उस क्वेश्चन का जो पर्टिकुलर मान लीजिए थ्योरी है, फॉर एग्जांपल वो कोई पर्टिकुलर मॉडल से कनेक्टेड है, जैसे कोई 6 सिग्मा से कनेक्टेड क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल DMAIC या DMADV से क्वेश्चन आ गया जिसमें कैलकुलेशन भी आ रहा है कि 6 सिग्मा इंप्लीमेंट करके कंपनी को कॉस्ट बेनिफिट क्या होगा। तो कॉस्ट बेनिफिट का प्रोसेस आपको पता है, वो प्रोसेस देख लिया। फिर मॉड्यूल्स में देखिए ना, पहले प्रैक्टिकल का हमने क्वेश्चन का पार्ट समझ लिया, फिर जो उसमें मॉडल बता रहे हैं, जैसे DMAIC इंप्लीमेंट करना है तो D में क्या लिखेगा, M में क्या लिखेगा, A में क्या लिखेगा, I में क्या लिखेगा, C में क्या लिखेगा, सब रिकॉल करना है आपको, वापस थोड़ी बैठ के पढ़ना है। D में मैं ये लिखूंगा, अगर आपको पहले से याद है ना, डिफाइन मतलब क्या हम लोग करते हैं, डिफाइन द प्रॉब्लम, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है वो थोड़ा सा आपको याद आ जाएगा देखते ही। तो DMAIC के अंदर क्या लिखेगा, खाली ध्यान से याद करना है, ओके इसके बारे में लिखना है। ये नहीं कि उसको बैठ के पूरा वर्ड टू वर्ड पढ़ने लग गए, तब तो रिवीजन कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो प्रैक्टिकल का प्रोसेस देख लो, थ्योरी का एक एक जो मॉड्यूल है उसमें मॉडल्स जो एप्लीकेबल है, उस मॉडल का जो की पॉइंट्स है वो कैसे कनेक्ट कर रहा है वो देखो। और फिर लास्ट में ज़रूर देखो कि दोनों को उन्होंने मिक्स कैसे किया, सजाया कैसे कि पहले देखो इन लोगों ने डिफाइन के बारे में लिखा है, फिर एनालाइज के बारे में लिखा है, या फिर मेजर के बारे में लिखा है, एनालाइज के बारे में लिखा है, उसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल को मर्ज कैसे किया है। जैसे अब प्रैक्टिकल में आपने कैलकुलेशन कर लिया कि कॉस्ट और बेनिफिट कंपेयर करके नेट में ये बेनिफिट आ रहा है, तो वो नेट बेनिफिट को आंसर के अंदर वो कैसे प्लेस कर रहा है, आंसर के अंदर कहाँ पे लिख रहा है कि नेट बेनिफिट यहाँ पे वो मेंशन किया हुआ है, देखो उसका प्लेसमेंट पे जरूर ध्यान देना, वरना क्या है ना, हाथ से सब कुछ एग्जाम में आता हुआ भी होगा ना, हाथ से लिखने नहीं बनेगा सही तरीका से। तो प्लेसमेंट पे भी ध्यान देगा, ठीक है। क्वेश्चन को पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ता है मेरे नज़र में, अगर एक बार अभी तक एक बार भी पढ़ा हुआ है तो क्वेश्चन पढ़ते ही आपको याद आ जाएगा कि ये स्टोरी है। सेकेंड नंबर जो उसमें मॉडल है, वो मॉडल का पॉइंट्स आप रिकॉल कर लो कि आप जो ऊपर में पढ़ा था वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नेक्स्ट थर्ड नंबर आपको उन दोनों का इंटरलिंकिंग को पकड़ना है, इंटरलिंक कैसे कर रहा है वो, आंसर में सजाया कैसे, इंस्टीट्यूट जिस तरह से सजाया है या जितना डिटेल में लिखा है उतना, मैं जनरली क्लास में बोलता हूँ अगर कोई ओपन बुक एग्जाम भी हो जाए और सब देख देख के भी लिखेगा ना तो भी 3 घंटा में पेपर नहीं खत्म होगा, वो बहुत ज़्यादा लिखा हुआ। आप उसको कट शॉर्ट करके छोटा छोटा लिखोगे, आपको बहुत ज़्यादा इलेबोरेटिवली नहीं लिखना है। ऐसा पास्ट में इंस्टीट्यूट ने बहुत बार बोला है और अब मैं भी क्लास में बोलता हूँ, आप उसके इलेबोरेटिव स्टाइल पे मत जाइए, आप अपना स्टाइल में उसका एक लाइन तो लिखिए ना, जो पैटर्न मैंने ऊपर में भी डिस्कस किया उसको फॉलो करके। स्टिल हैविंग टाइम, उसके बाद भी अगर हाथ में समय बचता है तो आपको पता है मैंने अपने क्लास में आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा सम्स भी कराए हैं जो आपके थ्योरी पैटर्न में नहीं घुसते हैं, बट वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं,
उसमें से भी कई बार कुछ ना कुछ आता है, बट अब लास्ट मोमेंट पे मैं ये नहीं बोलता उस पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दो। अगर टाइम बचता है तो जिस जिस चैप्टर का वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका मार्क किया हुआ होगा, वो मार्क्ड क्वेश्चंस को आप एक बार खाली नज़र से दोहरा लो, क्या कि उसका प्रोसेस क्या है। अगर ये क्वेश्चन आया ना तो इस क्वेश्चन का व्हाट्स न्यू मैंने लिखाया हुआ रहता था आपको हर क्वेश्चन के नीचे में, तो व्हाट्स न्यू अगर पकड़ में आ गया, आपको याद आ गया कि अच्छा ये इसका ये प्रोसेस है। कैलकुलेशन एरिया में भी मार्क किया हुआ होगा आपका कॉपीज़ में कि ये एरिया इस सोल्यूशन का सबसे बड़ा वो एरिया है जिसमें अपने को ध्यान देना है। तो वो बस प्रोसेस ऑफ वैराइटीज़ जो आपका डीजेबी बुक के थ्रू कवर नहीं हो पाया, बट फिर भी वैरायटी बोलकर सर ने कराया हुआ है, तो उसको एक बार नज़र से निकाल लेना। तो नज़र से निकालने से क्या होता है, कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाता है, कोई भी तरह का फिर नया क्वेश्चन का भी डर कम हो जाता है। ठीक है, ये ऑफ कोर्स वो कंसेप्ट के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि उसको सबसे पहले करो, सबसे पहले क्या करो, जिसका अभी जोर ज़्यादा है वो है थ्योरी। तो थ्योरी पे रात में आके डिवाइड कर लो, आप कौन सा चैप्टर्स पहले करोगे, कौन सा चैप्टर बाद में करोगे, जैसा आपका स्टेमिना हो। रात में आके जैसे एक एग्ज़ाम दे के अभी रात में आके टाइम बच रहा है, तो रात का समय यूज़ होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको कुछ ना कुछ आपको पहले से एक बार पढ़ लेना है, मतलब चाहे वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कुछ चैप्टर्स हो जिसमें थोड़ा थोड़ा थ्योरी है, या फिर पूरा थ्योरी ओरिएंटेड जो चैप्टर है उसी को कुछ ना कुछ एक बार पढ़ के रात में सो जाओ। फिर आराम से 6-7 घंटा सो के उठो, फ्रेश होके अपना पढ़ने बैठो लंबा, और एक जर्नी बनाओ 10 घंटा तक। अब हम लगातार पढ़ के ही उठेंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट अपना डीजेबी का प्रैक्टिकल को सी थ्रू करना शुरू करो। अगर अगले दिन सुबह तक हो जाए तो थोड़ा बहुत टाइम बचाओ, तो कुछ कुछ चैप्टर्स का जो वैरायटी क्वेश्चंस है जो डीजेबी में कवर्ड नहीं हुआ, कॉपी पलट के खाली बस ऐसे पेज पलटते जाओगे और देखते जाओगे ये पेज पलटा मैंने, अच्छा ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मेरा किया हुआ है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैंने किया हुआ है। ठीक है, तो एक बार और लास्ट में बोल देता हूँ सर हम रिवाइज़ कैसे करेंगे। रिवाइज़ करने के लिए जैसे एक बार और मैं डिवाइड कर देता हूँ, 3 स्टेज है, एक छोटा स्टेज है, एक बड़ा स्टेज है, एक फिर छोटा स्टेज है। जैसे एग्ज़ाम दे के आए, ठीक है, पेपर 4 देकर आया, तो उसके बाद जो नाइट का समय मिला, अगला दिन फुल डे मिला, फुल डे एंड नाइट, राइट, और लास्ट में आपको क्या मिला, थोड़ा हाफ डे मिला, जिस दिन एग्ज़ाम है उस दिन हाफ डे मिला। तो जो जनरल टेंडेंसी मैं वो आपको बता रहा हूँ, देखो अब आप इसको फॉलो करना। नाइट में आप चाहो तो कुछ प्रैक्टिकल्स का रिवीजन करके सो गए, प्रैक्टिकल का जो फॉर्मूलाज है या फॉर्मेट्स है, थोड़ा मतलब माइंड कैसा है उसके ऊपर है, वो पेपर 4 कैसा बीता उसके ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। या फिर आप चाहो तो कुछ स्मॉल थ्योरी चैप्टर्स कर लिया, ज़्यादा लोड नहीं लेना है इसमें आके कि ओके बहुत ज़्यादा अपने को प्रेशर लेके अभी रात में ही ख़त्म करना है, ऐसा नहीं। नेक्स्ट फुल डे पहला टारगेट कंप्लीट थ्योरी, ऑल थ्योरीज फर्स्ट, ठीक है। देन स्टार्ट विथ डीजेबी बुक का प्रैक्टिकल या फिर आईसीआई का जितना भी क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिकल। सिर्फ आईसीआई मैट का क्वेश्चन से नहीं होगा, आईसीआई मैट डीजेबी बुक इज़ अ सप्लीमेंट बुक फॉर आईसीआई मैट, आरटीपीज, एमटीपीज जो भी है लास्ट 4 टर्म के, वो सारा आपको करना है। इसके अलावा पास पेपर्स भी सारा वो सब डीजेबी बुक में एक जगह आ जाता है, बट जैसा भी अब आपको सारा का एक बार गो थ्रू लगाना है। ये 2 काम आपको उस दिन करना है। अगर ये दोनों हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे जो हाफ डे बचा इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इस हाफ डे में फर्स्ट पार्ट में अगर हुआ तो कुछ वैरायटी जो कॉपी में कराए हुए क्वेश्चंस है ऑफ ओल्ड टाइप क्वेश्चंस, वो अगर आपका किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। अब हो सकता है नहीं किया हुआ, हो सकता है सर मैंने आपका क्रैश कोर्स ही लिया हुआ है उसमें तो ओल्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप एक भी नहीं कराए थे, तो हमने कुछ एग्जांपल्स आपको ज़रूर कराए होंगे कुछ कुछ चैप्टर्स में जो ओल्ड टाइप के जैसा आपको लगा होगा वो आपको देख लेना। वैराइटीज़ था, वो वैराइटीज़ आपको देखना ज़रूरी है। और अगर आपका मान लीजिए एकदम टाइम ही नहीं है तो इसको मतलब लास्ट प्रायोरिटी पे रखिए, ठीक है। बट अगर टाइम है हाथ में तो ये कर देख लेना चाहिए, और फिर ऑफ कोर्स वापस से जो थ्योरीज़ है उसी को देखते जाना चाहिए। थ्योरी को देख के वापस रीस्टार्ट कर देना चाहिए। इनफैक्ट जो यहाँ पे देखा था उसको वापस देखो, या जो स्टार्टिंग में देखा था यहाँ पर उसको वापस से देखो। थ्योरी विल बी रीस्टार्टेड अगेन, और करते करते आप एग्ज़ाम हॉल में चले जाओगे। तो दिस इज़ हाउ आई फील यू शुड डू इट। ऑफ कोर्स यू कैन हैव सम मॉडिफाइड वे, बट whatever I felt that you should know about some common pattern at least। डिसीजन मेकिंग में किस बारे में लिखना है, कुछ वर्ब्स का मीनिंग
ज़रूरी नहीं है वर्ब्स पे इतना ज़्यादा गुमराह नहीं हो जाना कि ये वर्ब है तो अब मेरे को मल्टीपल निकालना ही है, नहीं निकल रहा है छोड़ दो, उतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बस एग्ज़ाम में एक चीज़ का एकदम याद रखोगे कि मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है, मेरा जो एक क्वेश्चन के लिए जो डिवोटेड टाइम है मैं उससे ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, वरना आपका पूरा पेपर बिगड़ता हुआ चला जाएगा। बहुत बार स्टूडेंट्स क्या करते हो, क्वेश्चन 1 लंबा चौड़ा आ जाता है, मान लीजिए केस स्टडी वाला, तो उसी को पढ़ते पढ़ते उसी को करते करते 1 घंटा लगा दिया, पेपर छूटना ही है। आपके पास अल्टीमेट हाथ में टाइम 40-45 मिनट का ही है। तो क्वेश्चन भी जब भी पढ़ोगे हमेशा ऐसे ब्लैंक हाथ में रख के नहीं पढ़ोगे, हमेशा एक पेन लेकर पेंसिल लेकर मार्किंग करते हुए पढ़ोगे कि कुछ उसका की पॉइंट्स मिलता चला गया ना, कनेक्ट होता हुआ, तो उसको देख लिया। और एक हमेशा क्वेश्चन पढ़ने के पहले मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्वेश्चन रीडिंग करने के पहले रिक्वायर्ड उसका पहले रीड करो, पहले रिक्वायर्ड को रीड करो तो ठीक से, और फिर क्वेश्चन को रीड करो। तो उससे क्या होता है कि आपका क्वेश्चन का रीडिंग टाइम है ना और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है। जैसे अगर मान लो क्वेश्चन 1 आपका कंपलसरी और वो करना ही है, तो उसका पहले रिक्वायर्ड पढ़ लो कि रिक्वायर्ड में क्या मांग रहा है। अब उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप क्वेश्चन को पढ़ते हो तो आप कुछ पढ़ते पढ़ते इंपॉर्टेंट चीज़ को हाईलाइट करते हुए पॉइंट पॉइंट मार्किंग कर लगाते हुए आगे आ सकते हो, जिससे कि आंसर लिखते समय उतना सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो खाली हाथ नहीं पढ़ोगे, हमेशा रिक्वायर्ड को पहले पढ़ के फिर क्वेश्चन को पढ़ोगे तो यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट अबाउट अ क्वेश्चन, यू विल बी एबल टू सेव टाइम एंड डोंट गिव एक्सेस टाइम। मैं बोला ना, आप इलेबोरेट अननेसेसरी मत करना, क्वेश्चन लिखा डिस्कस करो, अननेसेसरी डिस्कस मत करना। जैसे आपको क्वेश्चन में याद आ रहा है कि मैं एक पॉइंट का इंपॉर्टेंस भी लिख सकता हूँ, कैरेक्टरिस्टिक भी लिख सकता हूँ, इम्प्लीमेंटेशन भी आता है, मेरे को सब आता है, बट सब को जस्टिफाई करने के चक्कर में पेपर छूट नहीं जाए, इस चीज़ का ध्यान रखिए। हमेशा ये सोचिए कि मैं पूरा पेपर कैसे करूँ, जितना ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे उतना ज़्यादा मार्क्स आता है। इसलिए थोड़ा 1-2 आइटम यहाँ पे से कम भी हो जाएगा ना तो कोई खास बात नहीं है, कोशिश करके पूरा पेपर अटेम्प्ट करोगे हमेशा। ठीक है, आई होप दिस हैज़ बिन हेल्पफुल टू यू, आई जस्ट होप एंड विश यू ऑल द लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। ओके, सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।